Spend minimum 1 year or say 2 or 3 years away from your family while studying. बीइंग अ सीए और आप साथ में एंटरप्रेन्योर भी हो तो ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बना देता है, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पे वैल्यूएशन बढ़ाना है, कहाँ पे टैक्स बचाना है और कैसे लोगों को चैनलाइज करके काम कराना है। कि आप कब आगे बढ़ सकते हो जब नीचे वाले को तैयार करोगे, काम को डेलीगेट करोगे। अश्विनी ग्रोवर जी का एक देखा था जिसमें वो स्टेटमेंट था उनका, वो काफ़ी वायरल भी हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो सर्विस क्लास वाला है वो हर जगह टैक्स भर रहा है और जो बिजनेसमैन है वो लॉस में भी बिजनेस कर रहा है क्योंकि वो स्मार्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग जो जीएसटी आया है तो उससे किसका कितना लॉस हो रहा है? जो राजस्थान पेट्रो सिंथेटिक्स जो मैंने आपको बताया कि पायोनियर्स थे, उसके ओनर जीएस पोदार होते थे। अच्छा। और उन्हीं का अभी अर्बन स्क्वायर मॉल है, उनके सन देखते हैं सारा। हम जैसे मिराज का बात करते हैं, बिजनेसेस और भी हैं, बट उन्हीं का इतना क्यों होता है? कि लक भी फेवर करता है, आपके स्टार्स भी फेवर करते हैं। टोबैको इंडस्ट्री हमेशा रडार पे रहती है। तो एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ, जैसे कि एक कंपनी है ए, वो स्टार्टअप है और एक बी से वो डील कर रही है। मैं ये नहीं देखूं कि इस मेरे फैसले से टैक्स आएगा या जाएगा, करेक्ट क्या है वो करेक्ट डिसीजन दूं। वो रेवेन्यू लेवल पे मुश्किल होता है, बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं गाइडेड इस बात से होता है कि अरे मेरा इस फैसले से तो इतना रेवेन्यू का लॉस हो जाए। ए है वो बी को अपना माल बेच रहा है और आपस में दोनों ट्रेड करते जा रहे हैं और वो ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई मेरा ए जो है वो स्टार्टअप है, वो प्रॉफिटेबल है, रेवेन्यू हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वंडर सीमेंट लिमिटेड है, श्री सीमेंट लिमिटेड है, बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड भी एक बड़ा ग्रुप है, वो जुड़ा हुआ है हमसे। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की उम्मीद है, उम्मीद है, Inspiring stories of humans. नमस्ते सीए केशव मालू सर। नमस्ते। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। तो वैसे तो आप क्वाइट फेमस हैं, आप काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का देखते हैं काम वगैरह और काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ का देखते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो हम इस पर थोड़ा आगे आएंगे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है वो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको पहचान सके। ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मेरा यही है कि आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी बिल्कुल। माई एज इज़ 59 ईयर्स। अरे वाह। आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस और करीब करीब 25 साल मेरे को प्रैक्टिस में हो गए हैं। और अगर हम बात करें आपकी क्वालिफिकेशन से तो उसके बारे में बताएं थोड़ा। मैंने बीकॉम किया, देन सीए किया था और उसके बाद में हमारा एक पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स होता है डीसा, विच इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट। दैट ऑल्सो आई डिड। क्या होता है उसमें? उसमें बेसिकली चूँकि आजकल सारी कंपनीज के अकाउंट्स और चीज़ें सिस्टम बेस्ड चलती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ होता है। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड ऑल्सो बी इक्विप्ड टू लुक इनटू दोज मैटर्स। राइट। तो उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसके लिए इक्विप करने के लिए दिस इज़ ए स्पेशल कोर्स आवर इंस्टीट्यूट हैड डिजाइंड। तो वो भी मैंने किया हुआ है पोस्ट क्वालिफिकेशन। ओके। तो जब आपने ये सीए वाला जो चीज़ थी, अगर जैसा आप उदयपुर से हैं, उदयपुर में जब आपने सीए किया था उस टाइम पे इतना था नहीं क्रेज़, तो आपने उदयपुर से किया या आप बाहर आपने मूव ऑन किया था? मैंने सीए एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन तो उदयपुर से ही हुई थी। देयर आफ्टर आई वेंट टू मुंबई। लोढ़ा एंड कंपनी एक अच्छी फेमस फर्म थी, आज भी बड़ी फर्म है लेकिन उस समय बहुत बड़ी होती थी। तो उस फर्म से मैंने आर्टिकलशिप की थी मुंबई में। ओके। सो आई वेंट देयर, रिमेन्ड देयर फॉर 3 years। अच्छा। यस। और जब आप मुंबई पे मूव ऑन किए थे उस टाइम शायद 90s का टाइम था आई गेस। दैट वाज अराउंड 85। हाँ 85 का था और उस टाइम पे इतना वो मोबाइल वगैरह होता नहीं था। तो आपने उस टाइम पर खुद को कैसे एडजस्ट किया उस एनवायरनमेंट में?
दैट वाज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, क्योंकि हालांकि राजस्थान से उस समय भी सीए करने मुंबई में काफ़ी लोग जाया करते थे, अच्छा। खास करके जोधपुर साइड से और इधर हाँ से। हाँ, मारवाड़ी जाते थे। हाँ ट्रेंड था उस समय हाँ, भी। राइट। सो लेकिन फिर भी एक उस समय जो मीन्स थे वो तो लिमिटेड होते थे, फैमिली से कम्युनिकेशन नहीं होता था, ठहरने का एक बहुत बड़ा एंगल होता हाँ, था। हाँ। सो वहाँ एक राजस्थान विद्यार्थी गृह ट्रस्ट थी, उसमें हॉस्टल था, दैट हैड ए गुड फैसिलिटी, तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया था। देन सेकंड चैलेंज वाज कि बहुत सारी फर्म्स हैं, कहाँ करना कहाँ है, करना? हु विल एडमिट। राइट राइट। सो ये लोढ़ा एंड कंपनी फर्म थी जिसमें थोड़ा सा राजस्थानीज मारवाड़ीज को प्रायोरिटी भी थी, अच्छा। क्योंकि उनका ये बिलीव था कि यहाँ से लोग अकाउंट्स में थोड़े होशियार होते हैं, हाँ हाँ हाँ, और सीए इज मोर अबाउट अकाउंट्स। राइट राइट राइट। सो उस फर्म में मैंने सबसे पहले अप्लाई किया, अच्छा। और पहले जहाँ अप्लाई किया वहीं मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो आई डिड माई सीए फ्रॉम दैट फर्म विच वाज क्वाइट प्रेस्टिजियस, बड़ी थी। और जो सबसे बड़ी बात मैंने उस फर्म से सीखी, जो आज भी मुझे काम आती है, वो ये है कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या था। अच्छा। उन्होंने नॉर्मल जो एक मेरा बायोडेटा था, क्वेश्चन था, उस समय होता कितना पढ़े ही थे केवल, हाँ तो उतना तो उन्होंने जान लिया, लेकिन देन दे गेव मी ए टेस्ट कि एक प्रूफ रीडिंग करें आप। एक पीस ऑफ पेपर दे दिया हाँ। जैसे, और दूसरे दूसरा कि आप प्रूफ रीडिंग करें। तो वो जब मैं करके ले गया तो उन्होंने कहा यार एक्सीलेंट। अच्छा। मैंने कहा इसमें ऐसी क्या बड़ी बात हाँ। होगी भाई? हाँ। बोले ये हमारा इसलिए टेस्ट है कि प्रूफ रीडिंग को आदमी बहुत छोटी चीज समझता है, कैजुअल होता है, हाँ, ऐसे कर लेंगे। ऐसे ही कर लेंगे, जबकि ये हम टेस्ट करते हैं कि आदमी फोकस्ड कितना है, कैजुअल तो नहीं है, सिंसियर कितना है। सो दिस इज अवर फाइनल टेस्ट। तो वो एक मैंने बात सीखी कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी भी वर्क में फोकस होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज भी मैं याद रखता हूँ उस बात अरे को वाह। कि एक अच्छी चीज़ वहाँ से मैंने सीखी थी। तो चलो, ये तो आपने बता दिया, आपने मुंबई का, आप वहाँ पे गए, आपने आर्टिकलशिप करी। अब हम बात करते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो आपने जो सीए वाला जो चीज़ है, वो आपने प्रेशर में आके परस्यू किया या आपकी इच्छा थी अंदर से? एक्चुअली देखो, नॉर्मली उस समय में सब्जेक्ट जो चूज़ करते थे हाँ हाँ, वो 9th क्लास में कर लेते थे। राइट। तो उससे पहले तक बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता था वैसे कि कॉमर्स क्या होती है या दूसरा क्या होता है। साइंस के बारे में तो फिर भी जानते थे कि साइंस, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब चीज़ें। तो कहीं बैक ऑफ द माइंड में मेरे फादर का था कि साइंस मैथ्स लो, तुम होशियार हो, कर सकोगे। अच्छा, ओके। तो उनका ये परसेप्शन था। तो 9th में मैं बैठा भी जो है वो शुरुआत मैंने की साइंस मैथ्स से। अच्छा। फॉर 7 days आई सेट इन द क्लास ऑफ साइंस मैथमेटिक्स। फिर मैंने देख लिया ये मैथमेटिक्स मेरे को चलेगी नहीं, और साइंस भी नहीं चलेगी। जो उसमें मुझे लगा कि इसमें कहीं इनिशियली रटने की चीज़ ज़्यादा आ रही है रादर देन अंडरस्टैंड करने की। हो सकता है उसके बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, लेकिन तब मुझे ये लगा था कि यार ये रटने का काम मेरे से होगा नहीं। और तो मेरे को ध्यान आया कि मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है या वो शायद फील्ड मेरे को बेटर हो सकता है। सो आई शिफ्टेड टू द अदर क्लास। अच्छा। 1 साल बाद मेरे फादर को पता लगा कि ये कॉमर्स पढ़ रहा है। अच्छा। और कैसे पता चला? तो जब रिजल्ट आए तब बातचीत हुई। खैर मेरे घर में ऐसा एनवायरनमेंट था कि मुझे छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई प्रेशर जैसी चीज़ नहीं थी। वो ठीक है, उनका एक व्यू था, उन्होंने बताया, मैंने कोशिश की, देन आई शिफ्टेड। और चूंकि कॉमर्स में मेरा इंटरेस्ट था तो इसलिए उसके बाद में आई वॉज नेवर सेकेंड टू एनी, हाँ। राइट अप टू गोल्ड बीकॉम मेरा गोल्ड मेडल भी आया। अरे उस समय तो एफर्टलेसली मतलब वो चला। उससे पहले यूँ बात करें, अगर मैं 9th से पहले की स्कूलिंग, तो रैंक जब देखते थे तो अगर क्लास में 60 बॉयज़ हैं तो 50 के पीछे ही मेरा को नंबर देखना है मेरा। अच्छा। बाय डिपार्टमेंट By default वो होता था। लेकिन उसके बाद में जब इंटरेस्ट बन गया, अच्छा समझ भी आ गई, तो उसके साथ में ये फिर आगे से देखना शुरू कर। आगे से देखना शुरू कर दिया। और जब कभी सक्सेस मिलती तो एनकरेजमेंट भी मिलता, हाँ हाँ, वो मोटिवेशन अपने आप आता में है। बहुत मोटिवेशन आता है। राइट राइट। तो इस तरीके से। और जब कॉमर्स लिया तो उसके साथ जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड थे। तो उसमें एक ऑप्शन सीए का भी था। तो इसलिए मेरे घर में भी और लोग भी सीए परस्यू कर रहे थे। देयरफॉर देन आई चोज कि अब कॉमर्स लिया है तो अपन सीए को टारगेट बनाते हैं। तो इस तरीके से सीए में जाने की शुरुआत हुई। ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने जो अपनी बीकॉम है वो गोल्ड मेडलिस्ट वाली में की, तो जो सीए वाला जो पार्ट है वो करने में आपको अड़चन आई या एक शॉट में निकल गया? एक शॉट में तो नहीं निकले थे। अच्छा। नेचुरली उसमें इश्यूज आए थे।
मैंने जैसे इंटर की बात करें तो एक एक ग्रुप करके मैंने दिया था ऑलरेडी। आई वांटेड कि मेरा इससे बढ़िया कि अटेम्प्ट लगे, बेटर है कि मैं हाँ, एक एक को अच्छा तैयार करके करूँ, तो उस तरीके से। तो सिमिलरली मैंने फाइनल भी किया। सो इट वाज समथिंग लाइक दैट। बहुत लंबा टाइम लगता है तो वो भी मेरे को नहीं लगा था, लेकिन फर्स्ट शॉट में हुआ था, ऐसा भी नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन ये समझ लो हमने न्यू अच्छी पक्की की, बेस अच्छा होना चाहिए कुल मिला के। अच्छी की। और हमको जो सीए करते समय एक्सपोजर मिला, उसका एडवांटेज ये था लोडाइन कंपनी का कि वहाँ हमको वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता था। अच्छा, वो केवल ऐसा नहीं, बड़ी इट वाज ए बिग फर्म, लेकिन ऐसा नहीं था कि आपको केवल कैलकुलेट, उस समय कंप्यूटर तो होता नहीं था, मैनुअल बैलेंस शीटें बनती थी, ट्रायल बैलेंस बनता था। तो केवल आपको आर्टिकल को बड़ी फर्में क्या है, क्लरिकल एरर्स के लिए, क्लरिकल चीज़ों के लिए यूज़ करती थी। हमारी वो फर्म में था कि उनको वर्क एक्सपीरियंस मिलता था। तो इस लोढ़ा एंड कंपनी से जो फर्स्ट ईयर जिसने आर्टिकलशिप की है, ही वॉज पैरेलल टू दैट आर्टिकल स्टूडेंट जिसने किसी और फर्म में 3 साल की आर्टिकलशिप की है, क्योंकि हमको काम करने का मौका मिलता था। दे ट्रस्टेड अस। और वो जब हमको मौका देते थे तो हम भी प्रूव करने की करते थे। तो हम ऑडिट पे भी जाते थे, हम मतलब वर्क तो मन लगा कर काम कराते करते थे, वर्क करते, मन लगा के करते थे। और कहीं बेंगलोर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं, तो पहला एक्सपोजर था, घूमने की भी इच्छा होती थी, तो दोनों काम करते थे, घूमते भी थे, वर्क भी कंप्रोमाइज नहीं करते थे, तो 2-2 बजे तक भी करते थे। अरे वाह। और फिर छुट्टियां वगैरह भी लिमिटेड देते थे। आज तो आर्टिकल्स को हम भी जैसे खूब छुट्टी देते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं, कोचिंग भी होती है, उस समय ऐसा भी नहीं था। तो मतलब खुद पढ़ने का ज़्यादा काम होता था कि खुद से पढ़ लो, लिमिटेड टाइम पढ़ लो, लेकिन जो वर्क एक्सपोजर है वो हेल्प करता था एग्ज़ाम क्लियर करने में, क्योंकि दोनों रिलेटेड बात है। अब जो मैं रिलेवेंट चीज़ को प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो वो तो मेमोरी में ज़्यादा अच्छा जाएगा, वो उसको उसका एप्लीकेशन अगर सीख गए तो एग्ज़ाम पास करना ईजियर है। सो दैट हेल्प अस अ लॉट। तो जैसा कि आपने बताया, आपने मुंबई मूव ऑन किया था फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बट हम देखते हैं कि अब जैसे डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो जो स्टूडेंट्स हैं जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, उनको इधर मतलब टियर 2, 3, 4 सिटीज़ में रहकर करना चाहिए या उनको मुंबई या मेट्रो सिटी में मूव ऑन करना चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये है कि मेरे को आर्टिकलशिप वहाँ मिले जहाँ काम करने को मिले। हाँ। कई बार आज क्राइटेरिया ये होता है बच्चों का कि मैं एग्ज़ाम पहले क्लियर कर लूँ, वर्क नहीं करना पड़े या कम ऑफिस जाना पड़े, राइट। कम आवर्स देने पड़े। मेरे हिसाब से ये अप्रोच सही नहीं है। टाइम तो मिलता है पढ़ने का, लेकिन देन ही बिकम्स ओनली स्टूडियस कि भाई मैंने पढ़ा कर लिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसकी जो है रह गई। जबकि सीए कोर्स बना ही ऐसा है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज लिंक्ड विद एग्जामिनेशन, सक्सेस रेट अच्छी रहती है। सो फर्स्ट क्राइटेरिया उसका कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे काम करने को मिले, फर्म में काम हो और मुझसे करवाए भी सही। फर्म में काम है, मेरे से नहीं कराएंगे मतलब नहीं है, वही साइड बाय कर दिया, साइड बैक कर दिया। या फर्म में है ही नहीं ऐसा काम तो फिर मजा नहीं आएगा, तो उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया, जहाँ उसका घर है एक्चुअली वहाँ नहीं करनी चाहिए, उसको कोई न कोई एक्सपोजर बाहर का लेना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या स्कूलिंग तक तो घर है, वहीं कर रहे हो आप। उसके बाद जो जब सीए कोर्स में आ गए तो आप वही अगर हो तो आपको जो एक हॉस्टल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, एक बाहर फैमिली से दूर रह करके खुद को संभालने का एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, वो मिसिंग होता है। जो हमने सीखा बॉम्बे में, कंफर्ट जोन को ब्रेक करना, कंफर्ट जोन को ब्रेक करना चाहिए कि कंफर्ट जोन ब्रेक करें। और उसमें बहुत फॉर्मल इनफॉर्मल लर्निंग होती है, उसको जो एक्सपोजर मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब डेवलप होता है, खुद को कैसे कैरी करना है, कैसे अपनी समस्याओं को खुद मैनेज करना है, ये सब चीज़ खुद सीखता है। सो सेकंड क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां थोड़ा इंडिपेंडेंट रहूं और मैं बाहर रह के कहूँ उसको। वो एक साल, 2 साल, 3 साल कम से कम हर व्यक्ति को ऐसा एक्सपोजर मिलना चाहिए। तो ये 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन हर आर्टिकल स्टूडेंट को बनाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। तो जैसा कि आपने शुरू में बताया कि आप सीए हैं और आप जीएसटी और इन सब से रिलेटेड में हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा और इन डिटेल बताएं कि आपकी फर्म जो है वो क्या क्या काम करती है। बेसिकली आवर फर्म इज डूइंग ऑल दोज एरियाज जो नॉर्मली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करता है। अच्छा। या नॉर्मली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म करती है वो हम नहीं कर रहे। ऐसा कि समथिंग लाइक दिस। अच्छा। कारण ये है कि नॉर्मली सीएस हमारे कोर्सेज में भी जो एक्सपोजर मिलता है, एक नेचुरल वे में कंफर्ट देता जाता है, वो इनकम टैक्स है।
हाँ हाँ या ऑडिट्स है हाँ या फाइनेंसिंग वर्क है, तो नॉर्मली सीएज ये काम यही करते ही हैं। हाँ, हाँ। और सीए मीन्स सबसे पहले हमारे दिमाग में भी यही आता है कि हाँ। ये काम कर। सीए तो ऑडिट करेगा। लेकिन क्या है कि मेरे कुछ वर्क एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि मैंने शुरू से ही इनडायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा वर्क किया। अच्छा। और वो इनडायरेक्ट टैक्स में वर्क किया, इसलिए मेरा जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस है मेनली यूँ कह लें तो सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, आज की तारीख में कहें तो जीएसटी, हाँ। ये एरिया मेरा ज़्यादा डेवलप हुआ। इस एरिया में मैंने ज़्यादा काम किया, इसमें कंफर्ट आया, तो मैंने इनकम टैक्स किया ही नहीं दूसरी चीज़ की। तो इसलिए मैं बता रहा था कि हमारा जो मेन वर्क है ये है। और जब मैं टैक्स प्रैक्टिस करता हूँ तो नेचुरली उसमें एडवाइजरी के साथ में लिटिगेशन वर्क का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी होता है। अच्छा। सो वी आर वर्किंग मोर लाइक ए लिटिगेशन फर्म। ओके। तो क्योंकि उसके सारे जो केसेस हैं, हाँ, हाँ, हाँ। डिपार्टमेंट लेवल पे भी कंटेस्ट, अपील लेवल पे भी कंटेस्ट, ट्रिब्यूनल लेवल पे भी कंटेस्ट, अच्छा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल तक कंटेस्ट करना होता है। तो वो एक तरह से चलती है, क्योंकि एवरी एडवाइस, एवरी कंसल्टेशन रिजल्ट्स इनटू सम लिटिगेशन, ये चीज़ चलती है। तो हमारी फर्म में बेसिकली टैक्सेशन का, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन का काम ज़्यादा होता है। सो बीइंग अ सीए और आप साथ में एंटरप्रेन्योर भी हो, तो ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बना देता है, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पे वैल्यूएशन बढ़ाना है, कहाँ पे टैक्स बचाना है और कैसे लोगों को चैनलाइज करके काम कराना है। तो ये जो सारा एक्सपीरियंस है ये आपने कैसे बिल्ड किया? देखो, इसका कोई बहुत फॉर्मल वे तो नहीं था, राइट। है ना। ये तो धीरे धीरे टाइम में जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आती गई वैसे बिल्ट होता चला गया। और मैं ये कहूँ कि इसका जो, अगर कहीं मैं मूल में की वर्ड कहूँ तो किसी काम को छोटा मत समझो। जब जो अपॉर्चुनिटी आई, जैसा काम आया, उसको अच्छा करो, उसको इन डेप्थ समझो और करो। तो वो एक्सपीरियंसेस आपको अल्टीमेटली ले जाते हैं। जैसे मैं अगर शुरुआत की बात करूं तो मैंने सीए किया ही था, एंड देन कुछ 6-8 महीने के लिए मैं पूना में जॉब की मैंने। शार्प एंड टेनन एक फर्म होती थी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, उसमें वहाँ से एक ऑडिट में, उसमें चूँकि मैं आर्टिकलशिप हो गई थी मेरी उस समय तक, सीए रिजल्ट नहीं आया था सर उस समय, तो उस पीरियड में मैं काफ़ी एक तरह से यूँ समझो सीनियरिटी पे हो गया था। उस फर्म में मैं जब गया था तो वहाँ मुझे काम मिला था स्टोर्स की ऑडिट करने का, विच वॉज कंसिडर्ड ए लिटिल इन्फीरियर। लेकिन उस समय जो मिला उसको किया, अच्छा नहीं जानते थे, करा तो एक चीज़ ऐड हुई हमारे को। वहाँ जो मुझे एक्सपोजर मिला वो इम्पोर्ट का मिला, बिल ऑफ एंट्रीज का मिला, असेसमेंट का मिला, वेयर हाउसेस का मिला, मॉडवेट का मिला, जो आज डेवलप होते होते आईटीसी है जीएसटी के अंदर। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था वहाँ इस चीज़ का। वो मैंने अगर समझा तो यूँ कहूँ वो फाउंडेशन हो गई थी मेरे इनडायरेक्ट टैक्स में आने की, जबकि कभी सोचा नहीं था तब भी। तो वो एक्सपीरियंस मेरा काम आया मेरी फर्स्ट जॉब में, विच वॉज इन उदयपुर, वो भी एक इम्पोर्ट बेस्ड कंपनी थी। तो उसमें वो जॉब मेरे को हेल्प किया। वो जॉब के साथ मेरे को इनडायरेक्ट टैक्स का एक्सपोजर धीरे धीरे मिला, तो मैं इनडायरेक्ट टैक्स में आया। और दूसरी चीज़, जब मैं जॉब करता था तब भी मैं एक स्टेज के बाद में, मेरी जो इंडस्ट्री में टेक्सटाइल में था, टेक्सटाइल यूज्ड टू बी कंसिडर्ड ए वेरी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री। टैक्स रेट भी हाई होते थे, फिजिकल कंट्रोल होता था, इविजन प्रोन मानते थे, तो बहुत सारे चेक्स लगते थे उसके ऊपर। तो जो दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज धीरे धीरे जब भी कभी पॉलिसी चेंजेस आते, बजट चेंजेस आते, तो वो मुझसे भी कंसल्ट करते कि आप इस बजट के चेंज पे को कैसे देख रहे हैं और आप इस पे क्या डिसीजन ले रहे हैं, हाउ यू आर डूइंग इट। तो क्या उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता, एक तो वो एक्सपीरियंस अपने को ऐड होता था, दूसरा एक कंसल्टिंग का टेस्ट पड़ा कि भाई कोई पूछ रहा है तो जिम्मेदारी से तो जवाब देना है, सही बात है, उसको समझ के ही दे सकते, वैसे तो कैजुअली नहीं दे सकते। तो वो चीज़ ने सेकंड एक्सपीरियंस दिया कि कंसल्टिंग कैसे कर सकते हैं, दो ऑनरेरी। उस समय तो कोई मनी गेन तो था नहीं, लेकिन चूंकि समकक्ष थे सर्विस में, तो दूसरी इंडस्ट्री वाले पूछते हम, तो धीरे धीरे ये दूसरी इंडस्ट्रीज एक तरह से मानने लगी कि कोई दिक्कत आ रही है या कोई क्लैरिफिकेशन लेना है तो इनसे पूछ सकते हैं। सो दैट गिव बी ए आइडेंटिटी मिल गई उसके कारण में, विच हेल्प मी अ लॉट व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस। अच्छा, तो वो भी फर्क पड़ा उससे। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैंने लर्न की मेरे सर्विस एक्सपीरियंस में, वो ये लर्न की कि हमेशा अपने सबऑर्डिनेट को अपलिफ्ट करो। उसको जब अपलिफ्ट करते हो तो वो खुश रहता है, अच्छा काम देता है,
उसका काम को सिंप्लीफाई करो, उसका काम को उसको अच्छा समझाओ और आप उसको डेलीगेट करो, तो वो जिम्मेदारी से करेगा। करेगा। और ऐसा करोगे तो ही वो आपको गुरु मानेगा, क्योंकि गुरु ऐसे ही नहीं कहने से कि मैं सीनियर हूँ, गुरु हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो अपने अपने मन में हो गया। अपने मन में अब वो तो खुद हो गया आप, हाँ, लेकिन वो कब मानेगा जब आपने उसको कुछ कंट्रीब्यूट किया, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया। तो अगर उसका काम आपने सिंप्लीफाई कर दिया, उसको उसके काम के लिए रेडी, तो उसकी भी जॉब पक्की हो गई कि मैं मजबूत हो गया वहाँ पे। तो वो चीज़, पहली चीज़ उसको अपलिफ्ट करो। सेकंड चीज़ ये है कि उसको अपलिफ्ट करके आपके पास जब कोई काम आता है तो आप उसको समझें, समझ के डेलीगेट करें। अब वो करेगा, आप वापस क्या है उसको मॉनिटर करो, फ्री हो जाओ, सो दैट न्यू वर्क विल कम टू यू। तो एक थ्योरी तो ये चलती है कई बार कि मैंने अगर मेरे सबऑर्डिनेट को सिखा दिया और मैं फ्री हो गया तो मेरी तो नौकरी गई। गई। हाँ, ये एक होता है, डर होता ये है। डर होता है। हाँ। लेकिन ये क्या है, ये डर आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि फिर तो आप कभी डेलीगेट करोगे नहीं, हाँ, खुद सब ही खुद सारा करना। करना है तो लिमिटेशन है। हाँ हाँ हाँ। तो वो डर निकालना चाहिए, तभी ग्रो करते हैं। और वो डर निकाला तो क्या होगा, जब आपका सबऑर्डिनेट होशियार हो गया तो वो आपको लिफ्ट करेगा। करेगा। और आपका जो और भी डेलीगेशन होने से आपके नीचे काम करने वाले लोग बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि आप जब कर रहे हो। तो जो भी जॉब में है आज, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कब आगे बढ़ सकते हो, जब नीचे वाले को तैयार करोगे, काम को डेलीगेट करोगे। और वो चीज़ उस समय जो सर्विस टाइम था मेरा, तो उस समय का ये एक्सपीरियंस मेरे को आज भी, अब जब ऑफिस है अपना, ऑफिस में भी क्या है, मैं ही मेरा काम करता रहूँगा तो नेक्स्ट कौन डेवलप होगा। राइट। सो उसको भी डेवलप करने के लिए काम डेलीगेट करो, समझाओ, कराओ। तो ग्रोथ पार्ट जो आप कह रहे हैं कि आज सारा एक्सपोजर कैसे डेवलप हुआ, क्या हुआ, तो इन सब चीज़ों का उसमें कंट्रीब्यूशन है। ऐसे करके धीरे धीरे समझ भी बढ़ती है धीरे, कि आप जब देखते हो, सिंसियरिटी से देखते हो कोई चीज़ को, तो दिस इज हाउ। तो जैसा कि अभी आपके लगभग 7 सिटीज़ में ऑफिसेज हैं, तो आपकी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है वो क्या रही इन दिस 2 डिकेड्स? एक्चुअली ये सारी ग्रोथ बिना किसी स्ट्रेटेजी के भी, सही बात बताऊं तो हाँ, वो तो आपने बताया कि आपने सबऑर्डिनेट से भरोसा किया हुआ था। उनसे भरोसा किया। हाँ। और लोग जैसे कई कहते हैं कि आप बिजनेस डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, हाँ हाँ तो मैंने कहा मैं बिजनेस डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है मैं जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बिजनेस डेवलपमेंट का कभी वर्क ही नहीं किया। हाँ। मैंने एक ही क्राइटेरिया रखा कि जो काम अपने पास आता है उस काम को पहली चीज टाइमलीनेस के साथ पूरा करो। नंबर 2, अपनी नॉलेज को अपग्रेडेड रखो, अप टू डेट रहो, अपग्रेडेड रखो, सही यूज करो, सही एडवाइस करो। योर क्लाइंट शुड फील हैप्पी कि मैं वहाँ गया, वहाँ मेरे को सही रेस्पॉन्स मिला, मेरा काम टाइमली हुआ और मेरे को सही क्वालिटी डिलीवर हुई। और यही अपने हाथ में होता है। अपन कहते हैं कि साहब मैं उसको कन्विंस करूंगा, काम देगा, दूसरा करेगा, काम देगा। पहली चीज तो वो एथिक्स वाइज भी गलत है। नंबर 2, आपका काम बोलेगा। सो वन सेटिस्फाइड क्लाइंट विल ब्रिंग यू अदर क्लाइंट्स, क्योंकि वो बोलेगा कि यार वहाँ गया था, ठीक हुआ था, हाँ, मस्त मजा। और बस अच्छा आया था, और तुम भी जरूरत पड़े तो वहाँ हाँ, क्योंकि जरूरत पड़ने पे ही आएगा वो तो, क्लाइंट तो वैसे तो नहीं आएगा। और कभी ये हुआ है कि आपका डिससेटिस्फाइड क्लाइंट है, वो कम से कम 10 जगह बिना बात भी बोलेगा कि वहाँ चले मत जाना, है कि नहीं। सो क्लाइंट को सेटिस्फाइड रखो, माउथ पब्लिसिटी होगी, वो जो चैनल स्लो चलेगी लेकिन लॉन्ग टर्म चलेगी, फिर आपका क्लाइंट जाएगा नहीं। आप वरना क्या बना तो लोगे, टिका नहीं पाओगे। सो जब हमारे पास बड़े इंडस्ट्रियल घराने हैं, कॉरपोरेट्स हैं, बिरला ग्रुप कंपनीज भी हैं, बजाज ग्रुप भी है, राज ग्रुप भी है, मतलब सीमेंट फैक्ट्रीज भी है, टेक्सटाइल वाले भी हैं, तो वो सब एक तरह से जो हमारी बॉन्डिंग है वो बहुत लंबे सालों की है। और उसका जो मैं एक मूल मंत्र मानता हूँ वो यही है कि कहीं हमारा अपडेशन लेवल एंड टाइमलीनेस जो डिलीवरी है वो सबको हेल्प करता है, क्योंकि वी आर इन सर्विस इंडस्ट्री। सो देयर हैज टू बी अ गुड रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स। सो शायद वो हम कर रहे हैं तो एक छोटी जगह पे होने के बावजूद, राजस्थान में होने के बावजूद हम सर्व कर रहे हैं बाहर के क्लाइंट्स को भी। तो जो आपका फर्स्ट क्लाइंट था वो कैसा आया था? मैंने जो जॉब की थी लास्ट डे तक, नोटिस पीरियड तक पूरा सर्व किया था। अच्छा। तब तक मेरा कोई भी क्लाइंट नहीं था, जीरो, कोई पैरेलल मैंने वर्किंग नहीं थी, क्योंकि मेरा हमेशा सोचना रहा है कि 2 नाव नहीं चलेगा। भले वहाँ रेजिग्नेशन पीरियड है तब भी उसको ऑनेस्टी से बढ़िया पूरा करो। तो
फर्स्ट क्लाइंट के बारे में तो मतलब उस समय सोचा ही नहीं था कैसे आएगा, क्योंकि जीरो क्लाइंट लेवल से शुरू किया हाँ था। हाँ ऑफिस मैंने कहीं लिया था, उसको ठीक कराना बाकी था। तो मतलब 30 जून की बात है जिस दिन मैंने लास्ट जॉब छोड़ा। 1 जुलाई को मैं अपने ऑफिस में बैठा, अब इसको थोड़ा ठीक करते हैं, वाइट वॉश कराते हैं, फर्नीचर वगैरह कैसे प्लान करना है, मीन्स कि अब तो बैठेंगे, आएगा कोई क्लाइंट आएगा तब देखेंगे, वो चल रहा था। हाँ। और उसी समय यूँ समझो करीब 1 घंटे या 2 घंटे बाद में किसी इंडस्ट्री का फ़ोन आया। मैं बताऊंगा वो भी कि किस इंडस्ट्री का आया। ओके और उन्होंने फ़ोन किया, उनको पता था कि मैं प्रैक्टिस शुरू करने वाला हूँ। अच्छा सो ही सेड कि सब हमारा ऐसे ऐसे फैक्ट्री है, इसमें ऐसे ऐसे कुछ हमने इन्वेस्टमेंट नया कर दिया है। देयर वाज सम कोलैबोरेशन, जिनको ये चलानी थी। सेंट्रल एक्साइज में एक लाइसेंस होता है कि रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और वो हमने अप्लाई तो कर दिया था, बट दैट हैज़ बीन कैंसिल्ड, और उसके साथ में हमारा इतना स्टेक फंस गया है, व्हाट टू डू। तो जो उन्होंने सारी चीज़ बताई, उससे मुझे लगा कि ये रिवाइव कराया जा सकता है। अच्छा सो दैट वाज माय फर्स्ट क्लाइंट, एंड दैट वाज राजस्थान पेट्रोसिंथेटिक्स लिमिटेड। अच्छा तो वो उदयपुर में सुखेर में जो फैक्ट्री थी, इट वाज दे वर पायोनियर्स इन पॉलीप्रोपिलीन यार्ड। अच्छा तो वहाँ मैंने जॉब भी किया हुआ था बहुत पहले, और फर्स्ट क्लाइंट भी मेरे वही बने थे। अरे वाह। उससे शुरुआत हुई थी। जो राजस्थान पेट्रो सिंथेटिक्स जो मैंने आपको बताया कि पायोनियर्स थे, उसके ओनर GS पोदार होते थे, अच्छा और उन्हीं का अभी अर्बन स्क्वायर मॉल है, उनके सन देखते हैं सारा। तो वो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे, अरे वाह क्या बात और है। उन्हीं का मैंने उस समय काम देखा। किस्मत अच्छी थी। देखिए कभी क्या होता है कि लक भी फेवर करता है, आपके स्टार्स भी फेवर करते हैं। अल्टीमेटली वो काम मुश्किल से होने लायक था, लेकिन वो हो गया था, और वो चीज़ चली। क्या तो बात है। वो फर्स्ट वेंचर अच्छा भी रहा। पोदार साहब से मेरे मतलब अदरवाइज भी संबंध बहुत अच्छे रहे थे। आज भी उनसे मेरे संबंध उतने ही बढ़िया क्या हैं, बात है। और कहीं उनका काम भी मैं देखता हूँ आज भी। तो फर्स्ट क्लाइंट थे, और आज भी मैं उनका काम कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपने शुरू में बात करी थी, आप अकाउंटिंग और ये सब चीज़ें देखते हैं, लिस्टेड कंपनीज का भी देखते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको पता हो कि भाई ये कंपनी की वो फाइनेंशियल हेल्थ तो ठीक नहीं है, बट फिर भी आपने कुछ इधर उधर करके मैनिपुलेट करके उसकी शेयर की प्राइसिंग वगैरह कुछ कर दी हो, तो ऐसा कुछ किया आपने कभी? ऐसा कभी करने की न तो ज़रूरत पड़ी न किया। और एक्चुअली मेरा जो नेचर ऑफ वर्क है, जैसा मैंने पहले बताया कि नॉर्मली फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में हमारा उतना देखना होता नहीं है, अच्छा क्योंकि हमारा वर्क टैक्सेशन से संबंधित जाता है। तो नेचुरली बैलेंस शीट चीज़ें देखते तो हैं, चीज़ें नज़र में आती है, लेकिन फिर भी माय एरिया ऑफ वर्क इज़ ए बिट डिफरेंट। टैक्सेशन कंप्लायंस से संबंधित ज़्यादा है, तो इस तरह की चीज़ मतलब एडवाइजेबल अदरवाइज ऑल्सो नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमसे मतलब हमारे वर्क से मैच भी नहीं करती है, डिफरेंट है। ओके। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जो GST है आपका मेन वही डोमेन है, तो जो GST है उसको आए हुए लगभग अभी 6 साल हो गए हैं, और जो मतलब आया था वो इस हिसाब से आया था कि वो जो सर्विस टैक्स वगैरह वैट वगैरह है वो सब कम हो सके। बट हम देख रहे हैं कि जो बिजनेसमैन है उसका कहना है कि भाई जो GST है उसके आने से और प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, कोई भी जब रिजीम चेंज होता है, एंड इट वाज ए मेजर चेंज, तो नेचुरली उसका एक गेस्टेशन पीरियड भी होता है, उसके साथ में कई टीथिंग ट्रबल्स भी चलती है। सो पुराना अगर प्री GST रिजीम करें, जिसमें सेंट्रल एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, वैट था, दे हैव गॉट सबस्यूम्ड इन GST लॉ। तो उसके जो एडजस्टमेंट है वो नेचुरली इट टेक्स टाइम। थोड़ा ये भी है कि इम्प्लीमेंटेशन हेस्ट में हुआ था, तो उसने भी इस टाइम को थोड़ा लॉन्गर बढ़ा दिया, टीथिंग ट्रबल्स को थोड़ा लॉन्गर बढ़ा दिया। पर अभी एक सेटलिंग फेज में चल रहा है। गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद मैनी क्लैरिफिकेशंस। जो इश्यूज आ रहे हैं उनके ऊपर रेस्पॉन्स से कई चीज़ें रिजॉल्व करते चले जा रहे हैं। प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। तो वो है, तो बिजनेसमैन की प्रॉब्लम्स बढ़ी तो है इंटरिम पीरियड में, और अब धीरे धीरे रिजॉल्व भी होती चली जा रही है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं मैं, तो नेचुरली बिजनेसमैन शुड बी बेनिफिटेड। अभी उतना सिंपल तो नहीं है, लेकिन सिंपल होना चाहिए। आइडियल तो बात वो है, ग्रेजुअली हम उस तरफ मूव भी कर जाएंगे एक बार टीथिंग इश्यूज रिजॉल्व होते हैं तो। और जैसा अभी हमने रिसेंटली देखा था, जो हमारे उदयपुर में जैसे कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हम जैसे मिराज का बात करते हैं, तो उसके लगातार 300 करोड़ 400 करोड़ की GST की रेडें बढ़ती रहती है आए दिन। बिजनेसेस और भी हैं,
बट उन्हीं का इतना क्यों होता है? देखिए ऐसा है कि टोबैको इंडस्ट्री हमेशा रडार पे रहती है। हाँ, कई वेस्टेड इंटरेस्ट भी रहते हैं, और जो आप 300-400 करोड़ का जैसे बोल रहे हैं, तो ये फिगर एक्चुअली कहीं है नहीं, ये कभी कभी पत्रकारिता में ही उठा था, हाँ, 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 हाँ। है ना। तो न्यूज़ जो है, वेरियस रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे में, है ना। तो ये वाली चीज़ है, और ये तो कानूनी लड़ाई चलती रहती है कि डिपार्टमेंट के कुछ एलिगेशंस होते हैं, कुछ नोटिसेस होते हैं, उसका जवाब दिया जाता है, और प्रोसेस ऑफ लॉ है जिससे डिसाइड होता है कि क्या है। लेकिन यस, इस ग्रुप में अभी कुछ समय से ट्रबल्स तो रही है, और डिपार्टमेंट से मतलब काफ़ी एक्शंस भी रहे हैं, और जितना मैं तो इस ग्रुप से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि अभी तक के जितने भी नोटिसेज आए, क्योंकि ये आज पहली बार नहीं है, हाँ, हाँ। 2005 में मैं जब जुड़ा था तब भी कोई रेड हुई थी, उसके साथ ही जुड़ा था, लेकिन तब से अभी तक के करीब करीब यूँ मैं मान के सकता हूँ कि सारे केसेस रिजॉल्व हुए हैं, कहीं कहीं इंडस्ट्री के फेवर में ही रिजॉल्व हुए हैं। तो इसलिए दिस इज़ पार्ट ऑफ प्रोसेस, दिस इज़ व्हाट आई कैन से। तो जैसा आपने बताया कि आपका जो क्लाइंटल है वो बहुत बड़े लिस्टेड कंपनीज का और उनका है, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ कंपनीज के नाम बताएं जो आपके साथ जुड़ी हुई है। बड़ी कंपनीज की अगर आप बात कर रहे हैं, तो जैसे बिरला ग्रुप कंपनी है, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये एक बड़ी कंपनी है, बहुत सालों से हमसे जुड़ी हुई है, ऑल ओवर इंडिया इसका हम देखते हैं। सीमेंट फैक्ट्रीज बहुत सारी हमारे साथ हैं, जिसमें अपने यहाँ की बात करें तो वंडर सीमेंट लिमिटेड है, श्री सीमेंट लिमिटेड है, मंगलम सीमेंट कोटा वाली यूनिट है, इंडिया सीमेंट की भी यूनिट है तो वो है। टेक्सटाइल सेक्टर है तो LNG ग्रुप जो राजस्थान स्पिनिंग एंड न्यू मिल्स हैं वो हैं। बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड भी एक बड़ा ग्रुप है, वो जुड़ा हुआ है हमसे। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। एक जापानी कंपनी है, उसका इंडियन सब्सिडरी वो हमसे जुड़ी हुई है, टोयो इंजीनियरिंग लिमिटेड मुंबई में, तो वो भी एक बड़ी कंपनी है जो हमसे जुड़ी हुई है। तो इसलिए बड़ी कंपनीज हैं काफ़ी हमारे साथ में, और दैट गिव्स अस ए प्रेस्टीज और एक थोड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी देती है। हाँ, ये बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं हमारे। हाँ, कि हम उनको सर्व कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जुड़ी है तो कहीं हम उनको सर्व कर पा रहे हैं। तो एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ, जैसे कि एक कंपनी है ए, वो स्टार्टअप है, और एक बी से वो डील कर रही है। तो वो क्या कर रही है कि जैसे ए है वो बी को अपना माल बेच रहा है, और आपस में दोनों ट्रेड करते जा रहे हैं, और वो ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई मेरा ए जो है वो स्टार्टअप है, वो प्रॉफिटेबल है, रेवेन्यू हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब धीरे धीरे वो सीए के पास जाता है और वो कहता है कि भाई देख लो, मेरा तो ये सब हो रहा है, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन सब कुछ हो रहा है, तो मेरे को आईपीओ में लिस्टिंग करनी है। तो इसमें सीए का और जो सीए फर्म जो इसमें इन्वॉल्व है उसका कितना रोल रहता है इस चीज़ को मैनिपुलेट करने? देखिए, जहाँ तक आप एग्जांपल दे रहे हैं वो कहीं थोड़ा सा मुझे उस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि सर्कुलर ट्रेडिंग टाइप की, मीन्स जेन्युइन बिजनेस तो नहीं है, लेकिन मैं टर्नओवर बढ़ा रहा हूँ। हाँ, है ना। सो ये तो अपने आप में तो एक मेल प्रैक्टिस हो गई कि जेन्युइन टर्नओवर नहीं है, और उसके बेसिस पे बट हम लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई हमारा हो रहा है, हमारा बिजनेस बहुत चल रहा है। हाँ, और हम कर रहे हैं काम, है ना। तो इस तरह का सुना है मैंने कि इस तरह की भी कुछ लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, या जब आईपीओ लाना है या किसी को लोन लेना है उससे पहले थोड़ी विंडो ड्रेसिंग बैलेंस शीटों की कर लेते हैं, और उसके बेसिस पे गेन लेने की कोशिश भी करते हैं। और ऑफ कोर्स जब कोई भी चीज़ बनती है तो नेचुरली ऑडिट तो होती है। तो वो रेस्पेक्टिव ऑडिटर का ही पर्सपेक्टिव होता है कि वो उस बात को कितना समझ पा रहा है, कितना नहीं समझ पा रहा है, या कैसे जो है उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अभी काफ़ी टाइम से एक चीज़ प्रचलित हो रही है कि जो सीईओज होते हैं बड़ी कंपनीज़ के, वो $1 की सैलरी पर काम करते हैं। चलो हमको ये समझ में आ गया कि भाई अगर उनकी इनकम 10 करोड़ 20 करोड़ दिखाएंगे तो टैक्स बढ़ना पड़ जाएगा उनको। तो ये वाला जो लूप होल है वो पॉलिसी मेकर्स की नज़र में क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा मैंने भी सुना है कई कंपनियों के बारे में जहाँ सीईओज ऑनरेरी वर्क कर रहे हैं एक तरह से, या जो एक टोकन सैलरी लेते हैं उसके नहीं है। पर इसमें मतलब एक चीज़ तो खैर ये बेनिफिट हो सकता है कि चलो उसके जो भी सीईओ के एक्सपेंडिचर है, सारी चीज़ है, वो नेचुरली वो कंपनी बियर कर सकती है, विच इज़ नॉट सैलरी ऑल्सो, कि भाई ठीक है उसके परक्विजिट्स के रूप में हो गया, सैलरी तो मैंने नहीं ली, दैट कैन बी वन वे।
लेकिन जो मैं इसको जिस रूप से देखता हूँ वो ये ट्रांजैक्शन इस कारण से होने चाहिए, कोई टैक्स केवल बचाने के लिए हो रहे हो, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है काम करने का। किसी को पावर जो है वो अट्रैक्ट करती है। सो वंस आई एम ए CEO ऑफ ए वेरी बिग कंपनी, मेरे साथ पावर है, पावर, तो उसका क्राइटेरिया हो सकता है कि मैं पैसा तो ऑलरेडी कमा चुका हूँ, आई एम एट ए गुड लेवल, तो अब मुझे पावर चाहिए। पावर चाहिए। सो पावर के लिए वो बन सकता है, दैट कैन बी वन वे। दूसरा क्राइटेरिया ये हो सकता है फेम के लिए, कि मेरे को एक फेमस होऊंगा, फेम मिलेगी, तो फेम कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द क्राइटेरिया। तो वो मोटिवेशन मेरे को लगता है ज़्यादा है इस तरह से, बनस्पत इसके कि केवल वो टैक्स बेनिफिट के लिए ऑनरेरी सैलरी या ऑनरेरी काम कर रहा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। सो जैसा कि आप GST और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन सब से जुड़े हुए हैं, तो अगर किसी को बाहर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है, बिजनेसमैन को, तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी? बाहर मीन्स इंडिया से बाहर? इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर सिस्टम बिजनेस सेटअप करना है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये समझना पड़ता है कि मैं जिस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, उस कंट्री में क्या रेस्ट्रिक्शंस है, नहीं है, कैन आई इन्वेस्ट इन दैट कंट्री, क्योंकि हर कंट्री के अपने नॉर्म्स हैं। कोई भी बाहर से गया इन्वेस्ट कर देगा ऐसा नहीं। कुछ कंट्रीज का है कि मेरे लोकल नेशनल को लेना होगा आपको साथ में। मेरे जैसे ये चाइना की ट्रेड पॉलिसी है, दुबई में भी ऐसा है, सिंगापुर में भी ऐसा है, कई कंट्री मतलब ज़्यादातर में है कि एक तो मेरे नेशनल को लेना होगा, कुछ में वो भी नॉर्म है कि नेशनल को लेना भी होगा, इतना % से ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, बाकी कंट्रोल मेरे यहाँ रहेगा। कुछ में रेस्ट्रिक्शन है कितना बाहर ले जा पाओगे, नहीं ले जा पाओगे। तो सबसे पहले तो वो समझना जरूरी है कि वहाँ मैं इन्वेस्ट करूँगा तो उस कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। सेकंड चीज़ ये कि मेरे कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट अलाउड है या नहीं है, जिस तरह के बिजनेस में जा रहा हूँ और जितना मैं कंट्रीब्यूशन बाहर लेके जा रहा हूँ। और जो समझने की चीज़ ये है कि ये सब अगर ओके है तो फिर आपको अपनी RBI गाइडलाइन समझनी पड़ेगी, फेमा समझना पड़ेगा, जिसकी कंप्लायंस बहुत जरूरी, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये कंप्लायंसेस कि मेरी फेमा कंप्लायंस हो, फंड बाहर जाएगा भी सही, उससे रिटर्न भी आएगा, कभी कैपिटल भी हो सकता है लौट के आएगी, तो ये मेरे को इंट्रिकेसीज समझनी चाहिए। बाकी तो प्रोसीजरल चीज़ें हैं कि मुझे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड लेने हैं, दूसरी चीज़ लेनी है, वो प्रोसीजरल है। लेकिन पॉलिसी डिसीजन के लिए ये सब चीज़ आवश्यक है कि बाहर लगाना है तो ध्यान रखना होगा। तो अभी कुछ टाइम पहले एक मैंने अश्विनी ग्रोवर जी का एक देखा था, जिसमें वो स्टेटमेंट था उनका, वो काफ़ी वायरल भी हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो सर्विस क्लास वाला है वो हर जगह टैक्स भर रहा है, और जो बिजनेसमैन है वो लॉस में भी बिजनेस कर रहा है क्योंकि वो स्मार्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग जो GST आया है तो उससे किसका कितना लॉस हो रहा है? ये स्टेटमेंट की जो रिलेवेंस है बेसिकली डायरेक्ट टैक्स के संदर्भ में जाना है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स भी क्या है, जो इनकम टैक्स मुझे देना है तो सैलरी क्लास की सैलरी तो टैक्स से आ रही है, और वहाँ TDS भी कट रहा है और बैलेंस भी मेरा रिकॉर्डेड है, आई नीड टू पे टैक्स। सो मेरी जितनी सैलरी उस पर मेरा टैक्स रेशो बहुत हाई है। और बिजनेसमैन में उसको जो मैं सेल कर रहा हूँ, कॉस्ट लग रही है, खर्चे लग रहे हैं, ये सब माइनस होने के बाद प्रॉफिट पे टैक्स लग रहा है। सो ही इज इन ए पोजिशन टू मिनिमाइज हिज प्रॉफिट। उसको बहुत सारे नोशनल एडवांटेजेस भी है कि डेप्रिशिएशन का एडवांटेज मिल रहा है, कोई दूसरे भी है, तो वो सब के बाद जो बच रहा है, हो सकता है बिजनेस में तो लॉस हो, दो कैश जनरेशन भी हो, कैश जनरेशन इन द सेंस कि मेरे को कैश प्रॉफिट है लेकिन इनकम टैक्स का लायबल टू इनकम टैक्स प्रॉफिट नहीं है, तो वो एडवांटेज बिजनेसमैन को मिलता है। लेकिन दिस इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस। जहाँ तक GST का सवाल है, जो बेसिक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि आप कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, GST का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके टर्नओवर पे GST लगता है। टर्नओवर मीन्स कि जो आप सप्लाई कर रहे हैं, माल सेल कर रहे हैं, उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का एक सिस्टम दे रखा है, उस वैल्यू पे टैक्स लगेगा। भले वो सेल आपकी लॉस में है तब भी लगने वाला है, भले वो सेल आपकी प्रॉफिट में है तब भी लगने वाला है। सो GST में ये एट पार हो गया एक तरह से, जो भी सप्लाई करेगा उसकी सप्लाई वैल्यू पे टैक्स है। तो अभी आपको काफ़ी GST का और इन सब का नॉलेज है और आपको लूप होल्स भी इसके पता है, तो इन फ्यूचर आप पॉलिसी मेकर बनने का सोच रहे हो? पॉलिसी मेकर बनने जैसा तो मैंने कभी सोचा नहीं है,
और मैं उस इन केस आप अगर बन गए तो आप क्या क्या चेंजेस लाओगे, चलो आप ये बताइए। हाँ ये सोच सकते हैं अपन हाँ। कि अज्यूम करते हैं हाँ। कि पॉलिसी मेकर के रोल में जाना हो तो क्या अपन आज के एक्सपीरियंस को कैसे यूज करना चाहेंगे। तो उसमें देखिए ऐसा है, जो आज मैं फील करता हूँ कि पॉलिसी मेकिंग लेवल पे कई बार ग्राउंड लेवल का फीडबैक कम होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक आम बिजनेसमैन की या जिस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आप कोई टैक्सेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी ग्राउंड रियलिटी आप तक पूरी अच्छी तरह आनी चाहिए। सो उसका एक मैं रोबस्ट सिस्टम बनाना चाहूँगा, अच्छे फीडबैक के साथ अच्छी उसकी पॉलिसी मेकिंग करें। सेकेंड चीज़ ये कि आज नॉर्मली जो एनवायरनमेंट है वो ये है कि डिपार्टमेंट लेवल पे जस्टिस मुश्किल से मिलता है, दे आर रेवेन्यू ओरिएंटेड, और उन्हीं पे रेवेन्यू कलेक्शन का भी जिम्मा है, उन्हीं पे जो नोटिसेस सर्व होते हैं उनको डिसाइड करने का भी जिम्मा है। तो एक पर्सन पे एक जज का भी काम दिया हुआ है, रेवेन्यू कलेक्शन का भी, तो वो दोनों तरफ जस्टिस नहीं कर पाता है। जो एक जुडिशियस अप्रोच होनी चाहिए कि मैं ये नहीं देखूं कि इस मेरे फैसले से टैक्स आएगा या जाएगा, करेक्ट क्या है, वो करेक्ट डिसीजन दूं, वो रेवेन्यू लेवल पे मुश्किल होता है, बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गाइडेड इस बात से होता है कि अरे मेरा इस फैसले से तो इतना रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा। तो लॉस नहीं, वो रेवेन्यू एनविसेज नहीं है, तो इसलिए वो नहीं सोचे। तो लेकिन फिर भी उसका ओरिएंटेशन तो वही बनेगा। तो जुडिशियस अप्रोच हमारी हायरार्की में चले, उसको इम्प्लीमेंट करने पे मैं काम करना चाहूँगा, ताकि आज हम जो एक्सपेक्ट करते हैं एज ए प्रैक्टिशनर में बात करूँ तो हमारे क्लाइंट को हम क्या एडवाइस करते हैं कि ये मेरी अगर लीगल एडवाइस है तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज पे रिलीफ आना है। हाँ राइट। एक्सपेक्ट दिस रिलीफ एट ट्रिब्यूनल लेवल और हायर। व्हाई? भाई डिपार्टमेंट लेवल पे भी जब क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, ही इज वर्किंग एज ए जज, तो अगर ट्रिब्यूनल पे भी तो वही आदमी है, तो ट्रिब्यूनल वाला अगर वो बात को अप्रिशिएट कर सकता है तो डिपार्टमेंट वाला भी डेफिनेटली कर सकता है। लेकिन क्या है, उसको डर है कि मेरा सीनियर कैसे दिखेगा इस जजमेंट को। देयरफॉर मैं वो एक ट्रांसपेरेंसी वाली अप्रोच को लाना चाहूँगा जिसमें जुडिशियस अप्रोच शुड प्रिवेल। तो ये एक है। तीसरी चीज़, मैंने आज कोई लॉ बनाया, उसके अंदर कलेक्शन कर रहे हैं, चल रहे हैं, नेचुरली परफेक्ट कुछ नहीं होता है। हाँ। बनने के बाद इम्प्लीमेंटेशन के साथ लगता है कि ये कुछ गलत हुआ या ये इट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड, मॉडिफाइड, वो होता है। लेकिन उसका रेस्पॉन्स टाइम आज मुझे लगता है कई बार लंबा है। आज जीएसटी 6 साल हो गए और कई इश्यूज आज भी अनरिजॉल्व पड़े, अभी भी वही जो क्लैरिफाई हो जाने चाहिए। बहुत सारे क्लैरिफाई हो भी गए। तो मैं चाहूँगा कि वो रेस्पॉन्स टाइम ऐसी टीम्स अवेलेबल हो जो उनको स्टडी करे जो इश्यूज, क्योंकि क्या होता है, बिजनेसमैन को जितनी क्लैरिटी देंगे वो बेटर बिजनेस कर पाएगा, बेटर टैक्स दे पाएगा। अगर उसको क्लैरिटी नहीं है तो वो क्या करेगा, या तो कुछ हैंकी पैंकी करने की सोचेगा, छिपाने की सोचेगा, क्योंकि उसको काम तो करना है। तो देयरफॉर उसका रेस्पॉन्स टाइम फास्ट होना चाहिए। दैट आई विल लाइक टू डू। तो इस तरीके से कुछ जो रिफॉर्म हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं, वो मैं पॉलिसी मेकिंग स्टेज पे अगर हूँ कभी तो करना चाहूँगा। तो वो जैसे कि अभी आपके साथ काफ़ी सारे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आप ऐसा क्या करते हो कि वो आपके साथ रिटेन रहती है? रिटेन करने के लिए आप क्या करते हो? देखो, सबसे बड़ा चैलेंज प्रैक्टिस में यही होता है कि आप क्लाइंट एक बार ला सकते हो लेकिन रिटेन तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कमर्शियल वर्ड है। हाँ। सो रिटेन करने के हमारे पास जो गुरु मंत्र है वो केवल 2 ही है। नंबर 1, किसी भी क्लाइंट का कोई भी इशू है उसको टाइमली सॉल्यूशन दो। जो भी रेस्पॉन्स टाइम है दैट शुड बी क्विकेस्ट। हमारा रेस्पॉन्स टाइम जो हम मानते हैं 80% केस में सेम डे। अरे वाह, दैट इज आवर रेस्पॉन्स टाइम। और कोई ओवरफ्लो करने वाली चीज है तो नेक्स्ट डे, और वी ट्राई टू डू इट, उसको बेस्ट पॉसिबल वे में करना चाहते हैं। क्यों? कैजुअल एडवाइस तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि इट मैटर्स, उसके ऊपर तो स्टेक लगा है किसी का। सो उसको स्टडी भी करना है, उस पर रेस्पॉन्स भी देना है, करेक्ट रेस्पॉन्स भी देना है, और ग्रे एरिया भी होते हैं तो ग्रे एरिया भी पॉइंट आउट करने हैं कि ये रेस्पॉन्स क्या अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए दिया है। तो क्विकनेस, दैट इज 1। नंबर 2, नॉलेज अपडेशन। नॉलेज अपडेशन तो जरूरी है ही है। तो हमारा नॉलेज अपडेशन जो हम मानते हैं कि कल तक जो डेवलपमेंट हुए हैं जुडिशियली और जो कोई नोटिफिकेशन के रूप में लॉ में, लास्ट डे तक का अपडेशन आज मेरे पास होना चाहिए। दैट इज अवर टारगेट। और जो हमारे साथ टीम है
वो सारी टीम उसी हिसाब से अपग्रेडेड है कि अपडेट रहे, क्योंकि मैं अकेला भी क्या करूँगा, एक जने से तो नहीं चलता ना। आज आप अपन बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उसके पीछे तो टीम है मेरी। टीम है, राइट। आई हैव मोर देन 20 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एडवोकेट्स विद मी इन दिस फर्म, और फिर उस सपोर्ट स्टाफ है करीब 50 जने हम लोग हैं। तो वो सारी हर लेवल पे चलेगा। जैसे सीए सौरभ नागदा मेरे साथ उदयपुर में बैठते हैं, सीए निखिल झंवर जयपुर में बैठते हैं, तो सब जगह एक ही हमारे सीए सुरेंद्र पारक और शानू पारक पाली ऑफिस में बैठते हैं, शालीन बाहेती सीए जोधपुर में बैठते हैं। जैसे तो एक थीम चलनी होती है कि भाई हम एक अम्ब्रेला में काम कर रहे हैं, हमारा रेस्पॉन्स टाइम, हमारा क्वालिटी ऑफ रिप्लाई शुड बी सच कि हमको बाद में जाके भी लगे कि हमने उस दिन की परिस्थिति में, उस दिन जो सारी सिचुएशन थी उसके हिसाब से करेक्ट एनालाइज करके हमने दिया था। तो ये चीज़ क्या होता है, क्लाइंट वैल्यू करता है। और क्लाइंट तो हमेशा छोटा हो या बड़ा हो, वो हमेशा बहुत स्मार्ट भी होता है, समझदार भी होता है, क्योंकि वो बिजनेस में इतना उसको एक्सपीरियंस होता है कि मेरे को किसकी एडवाइस माननी या नहीं माननी, वही अंडरस्टैंड्स। तो वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने की बात होती है कि मेरी सिंसियरिटी आपके प्रति है, आपके बेस्ट इंटरेस्ट में मैं एडवाइस दे रहा हूँ या काम करके दे रहा हूँ। तो ये जो सोच है, ये एक बॉन्डिंग लेवल है, आपस का अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ये रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में चलाता है। इसीलिए इतने सालों से नॉर्मली क्लाइंट्स कंटिन्यू हो रहे हैं। तो अब हम जैसा देख रहे हैं मार्केट में जो सीएस हैं, सप्लाई जो है सीएस की वो थोड़ी ज़्यादा हमको दिख रही है। तो ये जो डिमांड सप्लाई का जो है सीएस का, क्या ये नेक्स्ट इंजीनियरिंग वाला बनने वाला है आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल ये सिचुएशन नहीं है। ऑफ कोर्स सीएस एग्ज़ाम क्लियर करके और रेगुलर पास हो रहे हैं, हाँ, और नंबर आ ही रहा है। लेकिन अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं या इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, तो मैं तो पिछले 2-3 साल से यही देख रहा हूं, तो हर तरफ से ये डिमांड है कि रिकमेंड गुड सीए टू अस, वी नीड इट। अच्छा, मतलब सीए तो है बट गुड सीए नहीं, गुड के सीए बन गया वो अपने आप में ही एक क्वालिटी का टप्पा है, वो तो है क्योंकि वो आसानी से बन नहीं हाँ, पाता है। बात है, राइट। सबसे टफ कोर्स में एक कोर्स है हाँ, हाँ। कि यही एक ऐसा कोर्स है जिसमें ये गारंटी नहीं ले सकते कि जिसने आर्टिकलशिप कर ली वो सीए बन ही जाएगा, हाँ, क्योंकि उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड तो बहुत ही इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स अच्छे हैं। सो गुड सीए मींस जिसका एक्सपीरियंस वैसा हो, हाँ। उसकी नीड के अनुसार वाला हो। तो हर जगह, जैसे मेरी फर्म की बात करूं, तो पिछले कई महीनों से मेरे पास ज्वाइन भी किए हैं, लेकिन मेरी अभी नीड पूरी नहीं हुई है। अच्छा, और ये मैं फील कर रहा हूँ ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे भी। तो इसलिए सीए और सप्लाई में आज की तारीख में तो बिल्कुल नहीं है, आने वाले फ्यूचर में भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसी है। और जो क्वालिटी और एक्सपोजर लेवल सीए को मिलता है, उसके हिसाब से वो इंडस्ट्री में हमेशा बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो अभी वो जो इंजीनियर वाला एक कभी सिनेरियो आया था, बहुत सारे एक साथ भारी मात्रा हो गया था, तो वो फीचर इसमें एक तो वैसा फीचर आएगा नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स के एग्जाम के थ्रू के अलावा हो नहीं रहा है, एक सेंट्रलाइज बॉडी है इंडिया में, तो क्वालिटी चेक पूरा है वहाँ पे। और सेकंड चीज़, ये नीड भी इंडस्ट्री में पूरी है। सो जैसा कि हम देखते हैं कि जो एडवोकेट होता है वो अपनी गाड़ी पे लोगो लगा देता है कि भाई मैं एडवोकेट हूँ, प्रेस वाला होता है प्रेस लिखवा देता है। तो वैसे सीएस को क्या क्या बेनिफिट है? मेरे दास से सीएस को ऐसा कुछ भी करना अलाउड नहीं है। एनीथिंग, केवल हमारा एक लोगो है सीए का, वो तो मैं यूज़ कर सकता हूँ सब जगह, लेकिन अदरवाइज जो कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे यहाँ, एथिक्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलो होते हैं। और हर मेंबर उसको, मैंने देखा ही नहीं कि उसको नहीं फॉलो करने वाले, वो सब फॉलो भी करते हैं। अच्छा, जैसे हम बिजनेस सॉलिसिट नहीं कर सकते, हम क्लाइंट को ये नहीं कर सकते कि मेरे को काम देना, हाँ, हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते, हाँ, हम हमारा सीए का बोर्ड जो है वो एक सर्टेन साइज से बड़ा लगा नहीं सकते। आपने कभी देखा होगा बड़ा बोर्ड नहीं, हाँ, बड़ा बोर्ड नहीं होते सीएस, कभी भी नहीं मिलेगा, उसका कलर और साइज फिक्स है। अच्छा, तो ये सारे एथिक्स जो हैं वो हमको आर्टिकलशिप टाइम से ही क्लैरिटी कर दी जाती है, और हमारा माइंडसेट ही ऐसा होता है कि हम उस दायरे के अंदर ही बढ़ते हैं। तो इसलिए सीए में मतलब बड़ा कुछ नहीं दिखा सकते, बड़ा कुछ भी नहीं दिखा सकते। तो वो क्वालिटी बोलती है और वर्क ही बोलता है। माउथ पब्लिसिटी इज द ओनली वे। तो अब हम करेंगे हमारा सबसे लेजेंडरी इवेंट, दैट इज रैपिड फायर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस? पहली चीज़ तो ये कि मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस आता ही नहीं है, हाँ। आता नहीं है। और ये यूँ समझो मेरे को गॉड गिफ्ट भी है
या ये कह लें ये मेरे नाना जी से मिली है मेरे को, जो उन्होंने स्ट्रेस नहीं लिया और वो कहीं काबिलियत मेरी में आई है। और दूसरा, कोई अगर थोड़ा भी स्ट्रेस या ऐसा कोई चीज़ होती भी है तो मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं उनके साथ मेरे को समय बिताने को मिल जाए तो सब स्ट्रेस बाहर। अरे वाह। सो नेक्स्ट है, नेम अ पर्सन यू कंसिडर टू बी अ हीरो एंड व्हाई। मेरे हीरो और या रोल मॉडल मैं कहूँ तो मेरे फादर हैं, क्योंकि बहुत कम होंगे जो इतने जिंदा दिल हों, जो अपने बच्चों को, बेटों को उतना अच्छा समझ सकें, गाइड कर सकें। और आज वो 83 इयर्स के हैं, लेकिन जो फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग उन्होंने डाली, मैं जब 10 साल का था तब डाली थी। अच्छा। तब से वो उस 10वीं क्लास में था तब से एक तरह से डाली, तो वहाँ से लेके अभी तक मेरे को कभी ये गैप ही नहीं आया उनके साथ में कि कुछ उनसे बात कौन सी करनी चाहिए या कौन सी नहीं करनी चाहिए। कोई समस्या है और मेरे को सबसे पहले अगर कोई ध्यान में आएगा तो फादर आएंगे। अरे वाह। कि वो जानने चाहिए एंड ही विल हैव ए सॉल्यूशन टू इट, ही विल बी इन ए पोजीशन टू एडवाइस मी। तो ही इज़ माई रोल मॉडल। और ये रिलेशनशिप जहाँ भी बनेगी फादर सन में, वहाँ मज़ा ही मज़ा होगा। नेक्स्ट है, व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट ऑफ योर वर्क। आपको सबसे पसंदीदा चीज़ क्या लगती है अपने काम की। मेरे काम में सबसे पसंदीदा चीज़ अगर मानूं तो जैसे कोई मैटर आया और मैंने कोई बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग हुई मेरी, हाँ। मैं आई एम एबल टू एक्सप्रेस, तो वो मेरे लिए एक मज़े का क्षण होता है जिसमें मेरी थकान उतर जाती है। आपका जो पहले एक क्वेश्चन था कि स्ट्रेस बस्टर क्या है, तो उसमें भी ये बात लागू होती है। नंबर 2, कोई मैटर है और मैं उस पर अच्छा रिसर्च वर्क कर सकूं, मैं प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित बता रहा हूं, तो वो भी एक मेरे को बहुत आनंद देता है। सो नेक्स्ट है, अगर आपके पास कोई सुपर पावर हो तो वो क्या होगी और क्यों। मेरे नज़र में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपर पावर अगर हो तो ये हो कि मेरे से जुड़े हुए लोग, आसपास के लोग, उनका कोई नीड आए, कोई सपोर्ट की चीज़ ज़रूरत आए और वो मेरे में विश्वास कर सके और मैं उनको वो सपोर्ट सिस्टम दे सकूं, तो इससे ज़्यादा कोई चीज़ सुपर पावर नहीं हो सकती, और ये मेरी तमन्ना है। नेक्स्ट है, यू हैव अ डिनर पार्टी विद एनी 4 पीपल अराउंड द वर्ल्ड, whom will you invite and why। 4 पीपल अगर चूज़ करने हैं तो मैं चूज़ करूँगा सबसे पहले तो जो हमारे महानायक हैं अमिताभ बच्चन को, दैट इज़ नंबर 1। ठीक है, क्यों। जो उनका पैशन है वर्क के लिए, जो उनका एनर्जी लेवल है इस एज में भी, जो हम्बलनेस है उनमें, ह्यूमिलिटी है, और जो उनका पंक्चुअलिटी है, ये सारी चीज़ें बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है एक पर्सन में मिलना। तो ये मेरे को इंस्पायर करती है उनसे कि कई चीज़ों में जैसे प्रैक्टिस भी करते हैं, पैशन तो काम के लिए वो होना थी जो भी जो कर रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट चॉइस होगी महानायक अमिताभ। ठीक है। सेकंड सेकंड विल बी रतन टाटा, आई विल से, जो लीजेंड है इस सेंचुरी के। राइट। और कारण यही है कि इस तरह के बिजनेसमैन विजन वाले, ऑनेस्टी के साथ विजन वाले, सिंप्लिसिटी के साथ होने वाले बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि बिजनेस में सिंप्लिसिटी रह नहीं गई है। तो रतन टाटा में ये खास क्वालिटी है जो मैंने ऑब्जर्व की। मेरा उनके साथ का एक पर्सनल वाकया भी है कि ताज में वो तो मालिक हैं, और ताज मुंबई में हम गए थे डिनर लेने। अच्छा। रतन टाटा ऑल्सो एंटर्ड। अच्छा। और उनके साथ कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, जैसे हम एंटर हुए वैसे वो भी एंटर हुए। एक टेबल पे वो बैठ गए, हमारे पास जैसे वेटर आया क्या चाहिए नहीं चाहिए पूछा, वो वैसे ही उनके साथ पूछा। अच्छा। उन्होंने वहाँ खाना पीना अपना जो भी कुछ खाया और बिल भी पे किया, और ही वेंट लाइक एनीथिंग। किसी को ये लगा नहीं कि मालिक आया था और खाना पीना खा के गया। तो ये सिंप्लिसिटी तो रेयर होती है, तो इसलिए मेरे वो भी एक रोल मॉडल में है। थर्ड चॉइस बात करें तो मैं सुधा मूर्ति के साथ डिनर करना चाहूँगा। अच्छा, क्यों। क्योंकि उनका भी जो फिलेंथ्रोपिक एंगल है, मैंने उनकी कई स्टोरीज पढ़ी है, कई उनके इंटरव्यूज देखे हैं, तो मानवीयता वाली जो बात है चैरिटी के साथ, केवल आडंबर नहीं लगा मुझे लगा कि वो जुड़ती हैं, करुणा की भावना रखती है, और उस एंगल से जो वो सर्व करती है। और मतलब किसी को भी यूँ समझें कि कोई गरीब है
या कम पावरफुल है, उसको भी एक मान सम्मान होता है। हाँ। उसकी केयर करते हुए उसकी मदद करना, वो मैंने क्वालिटी उनके अंदर देखी है। इसलिए थर्ड बाय चॉइस सुधा मूर्ति। एंड फोर्थ वन? फोर्थ वन में मैं चाहूँगा कि मैं मेरे जो मेंटर हैं, जिनके यहाँ मैंने आर्टिकलशिप की थी लोढ़ा एंड कंपनी में, वहाँ मुंबई ऑफिस के इंचार्ज NK बापना साहब, क्योंकि वो पर्सन की उनकी पर्सनैलिटी ने मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस भी किया, प्रभावित भी किया। उन्होंने जितना अच्छा सपोर्ट सिस्टम दिया था वहाँ मेरे को, और जो चीज़ सिखाई उन्होंने, जो गुरु, उनकी टेबल मैंने देखी हमेशा। अच्छा। उनकी पूरी टेबल पे एक ब्लैंक पैड और एक पेंसिल, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। अच्छा। ऐसा नहीं कि कोई फाइलें हैं, दबी हुई है, वो है, नहीं है। थॉट क्लैरिटी थी फर्स्ट क्लास। आपको कहीं जाके ऑडिट करके आओगे तो वो इतना पिन पॉइंटेड और वैसी चीज़ पूछेंगे, आपके लेवल के अनुसार पूछेंगे, आपको उसमें टेस्ट भी कर लेंगे, आपको उस पर गाइड भी कर देंगे। एनकरेजिंग है पर्सनैलिटी थी। सो बीइंग एन एक्सपीरियंस CA, और आप 20 ईयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स आप इसमें हो, तो आप वो क्या 5 टिप्स और एडवाइजेस देना चाहोगे बिजनेसमैन को, ताकि वो बिजनेस स्मूथली कर सकें? जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वो तो यही है कि हमेशा ट्राई टू बी टैक्स कंप्लाइंट, क्योंकि ये अप्रोच है। वो अप्रोच रखेंगे टैक्स कंप्लाइंट की तो आगे जाके उलझेंगे नहीं। वरना आज मैंने टैक्स कंप्लाइंस नहीं की और हो सकता है आज मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये मार आएगी कब? जो नॉन टैक्स कंप्लाइंस है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स है, अगले 2-4 साल बाद आएगी। हो सकता है तब मेरा बिजनेस में वैसी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं चल रही हो। क्राइसिस के साथ ये टैक्स कंप्लाइंस की बात आएगी। और आजकल आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन प्रोविजंस है। देयरफॉर माइंडसेट टू बी ए टैक्स कंप्लाइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहना चाहिए। दैट इज माय फर्स्ट टिप, जिससे ट्रबल फ्री अपना स्मूथली बिजनेस कर सकता है। उसका फोकस एक तरफ जाएगा, उसको ये जंगलरी में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड जो टिप मैं देना चाहूँगा, GST रिजीम से रिलेवेंट है खास करके, कि इसमें पोर्टल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरा एक GST नंबर है, मेरे को एक पोर्टल अवेलेबल है। जितने भी नोटिसेस होंगे वो मेरे नोटिसेस उस पोर्टल पे अपलोड करेगा डिपार्टमेंट। वहीं से मेरी नोटिस में आएगा कि देयर इज़ ए क्वेरी, देयर इज़ ए स्क्रूटनी, देयर इज़ ए हियरिंग, देयर इज़ ए शो कॉज नोटिस, देयर इज़ एन ऑर्डर, है ना। तो ये उस पोर्टल से मुझे मिलता है। आजकल कई बार कुछ ऑफिसर्स स्पीड पोस्ट या मेल से भी भेजते हैं, लेकिन बहुत जगह नहीं भेजते हैं। सो अगर मैं पोर्टल पे अपडेट नहीं हूँ, उसको नहीं रेगुलर देख रहा हूँ, क्योंकि छोटे और बिजनेसमैन भी, अभी तो मैंने देखा है बड़े में भी कई जगह इश्यूज है कि वो उतने कस्टमर्ड ही नहीं है कि मैं पोर्टल रोज देखूँ। रोज ही देखना होता है। कारण क्या है कि हर पोर्टल पे कोई नोटिस आया है, उसमें एक रेस्पॉन्ड टाइम है, कभी 7 डेज है, किसी में स्टैट्यूटरी टाइम है कि 30 डेज में यू नीड टू फाइल समथिंग, है ना। अपील पीरियड है तो वो फिक्स है। सो अगर मैंने पोर्टल नहीं देखा तो वो तो नोटिस में नहीं आएगा। तो जो मुझे नेचुरल जस्टिस मिलता है कि आई कैन रेस्पॉन्ड टू दैट, वो तो मैंने लूज कर दिया। कभी अपील पीरियड निकल गया तो डिमांड जो मैं ड्रॉप हो सकती है वो पेबल बन जाएगी। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पोर्टल को मैं रेगुलर चेक करने का किसी को जिम्मा दूं और चेक करवाऊं। तीसरी चीज ये कि जिन सप्लायर से मैं डील कर रहा हूं वो सप्लायर्स का मैं KYC चेक करूं, इन द सेंस कि उनकी गुडविल की मुझे आइडिया होना चाहिए, उनकी सही प्रैक्टिसेस का मुझे आइडिया होना चाहिए, कौन उसके पीछे वर्क कर रहा है मुझे आइडिया होना चाहिए। बिजनेस जो मेरे वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, क्योंकि GST में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो सप्लायर के कारण मेरे ऊपर जनरेट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसने इनवॉइस तो मेरे को दिया, लेकिन गुड्स उसने नहीं दिया, किसी और से दिलवा। सो डिपार्टमेंट टेक्स इट एज इवेजन। अच्छा। दो मेरे को तो पता ही नहीं है। मुझे तो पता है गुड्स आना था, आया, उसका इनवॉइस आया, टैक्स पेड इनवॉइस आया, बट उसने बदमाशी कर रखी है। सो उसकी रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टैक्स नहीं भर रहा है टाइम पे तो मेरे ऊपर नोटिस आते हैं। देयरफॉर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे को मेरे सप्लायर के बारे में ज़्यादा अवेयर होने की जरूरत है। दैट इज ऑल्सो अनदर पॉइंट विच ए बिजनेसमैन शुड अंडरस्टैंड। ऐसे ही जो टैक्स कंप्लायंस की अपन बात करते हैं, वो टैक्स कंप्लायंस कैसे हो सकती है व्हेन आई हैव गुड अकाउंट्स। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो अकाउंट से निकलेगी, मुझे वही समराइज करके रिटर्न्स भरने हैं। सो अकाउंट्स बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यस दे आर हैविंग,
पर मीडियम या स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन इस पे कंप्रोमाइज़ कर देते हैं क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, कई बार उनके पास महंगा भी पड़ता है, लेकिन फिर भी वो बेटर है कि उसको अकाउंट्स अपना रखने का कुछ तरीका निकालना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि मैं टैक्स टाइम पे भर सकूं, टैक्स की कंप्यूटेशन सही करूं, सही टाइम पे भर सकूं। क्योंकि अकाउंट सही नहीं होंगे तो कोई भी बिजनेस अदरवाइज ऑल्सो खुद की प्रॉफिटेबिलिटी जब नहीं निकाल पाता है तो वो फ्लरिश नहीं करता है। ही डज नॉट नो, पैसा आ रहा जा रहा है तब तक उसको पता ही नहीं लग रहा है कि मैं अर्न कर रहा हूँ या लूज कर रहा हूँ। पुराने ज़माने में एक कहावत होती थी, ध्यान हो तो, कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े बही खाते से ले। मीन्स रिकॉर्डिंग, आपने देखा होगा पुराना मनी सिस्टम कि पहले वो साइन कराएगा फिर देगा, पहले वो लिखेगा फिर देगा। उसका मतलब ये क्योंकि भूलूंगा, बाद में छोड़ूंगा ना तो इकट्ठा हो जाएगा। तो अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस समझे हर बिजनेसमैन, एक्यूरेट रखे, प्रॉपर रखे। और उसके बाद जो एक टिप देना चाहूँगा जो हर बिजनेसमैन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में फंड की टाइटनेस तो चलती है, इट्स ए वेरी कॉमन सिनेरियो। तो उसको फंड मैनेज करने होते हैं। कैसे मैं अपने सप्लायर्स जो हैं उनसे, जिन कस्टमर है उनसे ले भी सकूं और जिनको दे भी सकूं, फंड का रोटेशन बराबर चलना है। और जब टाइटनेस आती है तो आपको किसी का डिले भी करना होता है। तो कई बार क्या होता है कि जब फंड की टाइटनेस है तो वो टैक्स जो अपने कलेक्ट कर रहा है, जिसको उसको मंथली बेसिस पे जमा कराना है, पता लगा उस टैक्स को भी उसने काम में नहीं लिया, वर्किंग कैपिटल, वो वर्किंग कैपिटल की तरह उसको नहीं समझे, यूज द करेक्ट वर्ड, कि वर्किंग कैपिटल के रूप में उसको नहीं लेवे, क्योंकि वो पैसा तो मुझे हर हालत में देना ही देना है। इफ आई कंसिडर्ड इट एज माई फंड फॉर टाइम बीइंग, लेकिन वो हो सकता है आपका फंड टाइटनेस तो 1 महीने बाद भी चल रही है, सो यू विल बी डिफॉल्टर, और डिफॉल्टर हो गए तो उसके कई पेनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। देयरफॉर नेवर कंसिडर टैक्स कलेक्टेड एज योर वर्किंग कैपिटल, उसको सेपरेट रखें, उसको फंड में गिने नहीं, उसको टाइमली चुकाएं। सो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है कि एक बिजनेसमैन को फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना चाहिए ताकि वो टैक्स के मायाजाल में नहीं फंसे, बिजनेस कर सके ढंग से। सो बिफोर रैपिंग अप दिस पॉडकास्ट, मैं चाहूँगा कि आपको हमारे इस पॉडकास्ट पर आकर कैसा लगा, और एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं। आपके साथ आज की बातचीत में बहुत अच्छा लगा, और आपने पहली चीज़ तो मुझे यहाँ बुला करके और अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने का मौका दिया, तो आई एम थैंकफुल टू यू। थैंकफुल टू यू टू। और जहाँ तक मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें एक तो पैशन मस्ट है, अगर पैशन है तो सक्सेस उसके साथ इंश्योर हो जाती है। नंबर 2, बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप खुद जानते हैं कि आप कब ऑनेस्ट हैं कब नहीं है। सो आपके काम के प्रति आप ऑनेस्ट हुए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तीसरी चीज़ ये कि जो आज की जनरेशन है, जो मेरे यहाँ भी आर्टिकल्स हैं, दूसरे भी हैं, सबके लिए मेरी ये एडवाइस है कि स्पेंड मिनिमम 1 ईयर और से 2 or 3 years अवे फ्रॉम योर फैमिली वाइल स्टडी, नॉट वाइल डूइंग जॉब, वाइल स्टडी। आपको एक हॉस्टल एक्सपीरियंस, आपको एक इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस जरूर लें। उससे जो आपको सीखने को मिलेगा वो बहुत कुछ होगा, आपकी लाइफ में बहुत कुछ काम देगा और मैच्योरिटी देगा।